आज छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी और छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बार स्वप्न देखने वाले और छत्तीसगढ़ राज्य की आवश्यकता को महसूस कराने वाले डॉक्टर खूबचंद बघेल की 120वीं जयंती है। इस अवसर पर जो मुझे ये बोलने का मौका दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, इस समिति का धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर खूबचंद बघेल को हम लोग एक बहुत अच्छे राजनीतिक के रूप में मानते हैं, मगर मेरे विचार से राजनीतिक से ज़्यादा वो सामाजिक परिवर्तन के जुझारू नेता थे। उन्होंने खुद अपने परिवार से सामाजिक परिवर्तन की भावना को जगाया और न सिर्फ जगाया, उसको लागू भी किया अपने खुद के परिवार में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ इस मंच को कि मेरे पसंदीदा विषय ओबीसी आरक्षण पे मुझे बोलने का मौका दिया। ओबीसी आरक्षण में जो बात का शब्द है आरक्षण, आरक्षण जो प्रारंभ हुआ था, अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान में आरक्षण को असली रूप से जन्म देने वाले एक ओबीसी थे, साहू जी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता है कि हमारी ही कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, कुर्मी को। उन्होंने समाज में भेदभाव को देखा। वो महाराष्ट्र के थे तो महाराष्ट्र में ज़्यादा भेदभाव था ऐसा उन्होंने पाया, तो उन्होंने इसमें कार्य किया। तो उनको ये समझ में आया कि समाज में जो भेदभाव है उसका कारण ये है कि रोज़गार के अवसरों में असमानता, उसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग में हम लोग ये मानते हैं कि सिर्फ ओबीसी, ऐसा नहीं है। संविधान में, संविधान के प्रारूप में और जो संविधान प्रारूप पारित हुआ है संसद में, तो उसमें पिछड़े वर्ग में आते हैं एससी, एसटी और ओबीसी भी, जबकि हम ये मानते हैं सिर्फ ओबीसी ही पिछड़ा वर्ग है। अब हम आते हैं स्वतंत्रता के बाद जो आरक्षण लागू हुआ। आरक्षण की जो परिकल्पना थी वो पिछड़ा वर्ग के लिए थी, मगर पिछड़ा वर्ग में दो पोर्शन तो परिभाषित थे, जो एक अनुसूचित जातियां थी और अनुसूचित जनजातियां थी। ये दोनों परिभाषित थी। ओबीसी परिभाषित नहीं था। संविधान के हिसाब से जातियों को आरक्षण दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए काका कालेलकर कमेटी बनाई गई थी, जिसने ये तय किया कि किन किन जातियों को एक वर्ग में लेके आना है। उन्होंने बाकायदा समिति की रिपोर्ट दी, मगर हमारे वर्ग का दुर्भाग्य रहा कि वो रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई। और ओबीसी को आरक्षण देना ही है, समस्त पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना है, इसी उद्देश्य से एससी एसटी का आरक्षण शुरुआत में लागू नहीं किया गया था स्वतंत्र भारत में। बाद में जब ये देखा गया कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको तय करने में समय लगेगा, इसलिए ओबीसी आरक्षण को स्थगित करते हुए एससी एसटी को आरक्षण दिया गया। बीच बीच में विभिन्न प्रयास होते रहे और भी समितियां बनी, सर्वसम्मति से उन्होंने निर्णय दिया, मगर जिन भी षड्यंत्रों के कारण या जो भी कारण होंगे उसके कारण ये आरक्षण लागू नहीं हो पाया। 1993 में जब वीपी सिंह की सरकार ने इसको लागू करने का फैसला लिया, उस समय भी जो लोग इस आरक्षण के विरोधी थे, उनको मालूम था कि इनकी 52% आबादी है, इनका ही हक वो लोग खा रहे थे जो इसको विरोध में थे। उन लोगों ने ये इनके इन प्रकरण, ये इतिहास है भारतीय न्यायालयों में कि सबसे बड़ी पीठ जो है इंदिरा साहनी वाले केस में बनी थी, जिसमें जितने भी जज थे उनमें से अधिकांश के अलग अलग वर्षन थे। जानबूझकर इसमें क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को डाला गया। क्यों डाला गया क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को? क्योंकि लड़ाई कौन लड़ता है? जो सक्षम है वही लड़ता है। तो सक्षम लोग को क्रीमी लेयर में डाल के इसकी परिभाषा से अलग कर दो, ताकि ओबीसी का जो सक्षम वर्ग है इस लड़ाई को लड़ ना सके, और बिना नेतृत्व कोई लड़ाई सफल होती नहीं है। और यही कारण है आज की तारीख में, आज 94 के आसपास ये लागू हुआ था, 1995 में एग्जैक्ट तरीके से लागू हुआ। हमें फ़ायदा मिलना हुआ चालू 97 से। आज करीबन 23 से 24 साल हो गए हैं। 24 साल में एक
जो सरकारी कर्मचारी होता है उसकी जो नौकरी की सीमा होती है 35 से 36 साल, तो 24 साल में लगभग पूरी एक पीढ़ी रिटायर हो चुकी है। अगर हमको 27% आरक्षण मिला रहता तो हमारे लोग कम से कम 27% रहते। मगर छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखें तो एससी का जो आरक्षण है उससे ज़्यादा लोग हैं उसमें नौकरियों में। एसटी का चूँकि 32% आरक्षण अभी लागू हुआ है इसलिए वो लोग थोड़े कम हैं, मगर ओबीसी तो आबादी का 20% भी सरकारी नौकरियों में नहीं है। एक चीज़ है। दूसरी चीज़, एससी एसटी क्यों अपने प्रतिशत के आसपास पहुंच चुके हैं, उसका बड़ा कारण ये है कि उनको पदोन्नति में आरक्षण है। जैसे आप नौकरी में गए, आपको पदोन्नति में आरक्षण मिला तो आप पदोन्नति हो गए, फिर उसके बाद आपकी जो पोस्ट खाली उसमें नए लोग आए तो आपके लोग डबल हो गए। तो हमारे लोगों को ओबीसी में पदोन्नति में आरक्षण भी अति आवश्यक है। अभी इस समय में लोग ये कहने लगे हैं कि आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। वास्तव में आरक्षण सिर्फ नौकरी में नहीं है, शिक्षा में भी है। हमारे बच्चों को शिक्षा में आरक्षण वास्तविक तरीके से नहीं मिल रहा। जैसे अभी आप अखबार पढ़ते होंगे तो मेडिकल में नहीं मिल रहा है, सैनिक स्कूल में नहीं मिल रहा है, लॉ कॉलेज में कई जगह नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे एक सामूहिक रूप से प्रयास करने की ज़रूरत है और आरक्षण समाज में बराबरी लाने का एक मौका है जिसको समाज की, शासन की, संविधान की और न्यायालय का भी सहभागिता या स्वीकार्यता है। तो इतना मैं कहना चाहता हूँ और इस संबंध में अगर मुझसे किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। हो गएगा।